फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 285। यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्र के भीतर जिस पर इस संहिता का विस्तार है तो कमीशन उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा साक्षी मिल सकता है। जहाँ कहीं इस संहिता का विस्तार है उस राज्य क्षेत्र के भीतर कोई साक्षी है तो उसका जो साक्ष्य है वो उस क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसका जो कमीशन है वो उस क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा साक्ष्य मिल सकता है। क्लोज सेकंड इसका कह रहा है कि यदि साक्षी भारत में है किंतु ऐसे किसी राज्य क्षेत्र में है जिस पर कि संहिता का विस्तार नहीं है, भारत में है किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र में है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो इस संहिता का विस्तार अब तो संपूर्ण भारत पर दे दिया किंतु असम राज्य और नागालैंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में इसके जो अध्याय हैं, कई अध्याय इसके लागू नहीं हैं। तो उन राज्य क्षेत्रों में अगर कोई कमीशन जारी किया जाता है तो वो कमीशन जो है वो केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी कि किसे निर्दिष्ट होगा, कि ऐसा जो कमीशन है वो कौन से न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, यह केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा बताएगी। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है या ऐसे देश या स्थान की सरकार से केंद्र सरकार ने अपने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों के साक्ष्य लेने के ठहराव कर रखे हैं, भारत का बाहर का कोई देश है और जिस देश के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने संधि कर रखी है आपराधिक मामलों में साक्षियों के साक्ष्य लेने संबंधित, तो कमीशन ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा और ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा और पारित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा विहित करे। तो ऐसा जो कमीशन है वो उस न्यायालय या अधिकारी को दिया जाएगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा भेजे और ऐसे प्राधिकारी के द्वारा भेजा जाएगा जो कि केंद्र सरकार बताए। तो ये थी अपनी सेक्शन 320। सेक्शन 321 कमीशनों का निष्पादन। सीआरपीसी 286 कमीशन प्राप्त होने पर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट जिसे कि इसने नियुक्त करें साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा या उस स्थान को जहां साक्षी है और उसका साक्ष्य उस रीति से लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो वारंट मामले के विचारण के लिए है। कमीशन पर साक्ष्य लेने का अधिकार किसका है? सीजेएम का है। तो कमीशन प्राप्त होने पर सीजेएम या अगर सीजेएम किसी अदर मजिस्ट्रेट को इस निमित्त नियुक्त करे तो वो मजिस्ट्रेट साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन जारी करेगा या फिर उस स्थान में जाएगा जहाँ पर कि वह साक्षी है और उसका साक्ष्य उस रीति से लिखेगा। साथ में ही इस ऐसे मामले में किन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा? तो उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो इस संहिता में वारंट मामले के अधीन दे रखी है। किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को वारंट मामले के अधीन जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। आगे है सेक्शन 322 सीआरपीसी 287 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। क्लोज फर्स्ट इसका कह रहा है कि इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के जो पक्षकार हैं जिसमें कमीशन जारी किया गया है अपने अपने लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादक से सुसंगत समझता है। कार्यवाही के पक्षकार कमीशन जारी करते समय अपने अपने जो प्रश्न हैं उसे लिखित रूप में भेजेंगे। अगर कमीशन जारी करने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट इसे सुसंगत समझता है तो, ऐसे विवादक तथ्यों को सुसंगत समझता है तो, और उस मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कार्य प्रत्यायोजित किया गया है यह विधिपूर्ण होगा कि ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करें और जिस अधिकारी को ऐसा कमीशन निर्दिष्ट किया गया है जो ऐसे कमीशन पर साक्ष्य लेगा तो ऐसा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि उन परिप्रश्नों पर जो परिप्रश्न साथ में लिखित रूप में भेजे गए हैं उन परिप्रश्नों पर साक्षी की परीक्षा करें। आगे इसका क्लोज सेकंड कह रहा है कि कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उक्त साक्षी की
परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा कर सकता है। अगर कोई पार्टी है, एनी सच पार्टी, जो ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अपने अधिवक्ता के द्वारा हाजिर हो सकती है, और अगर अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं भी हाजिर होकर के ऐसे साक्षी की एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन कर सकती है। आगे है कमीशन के संदर्भ में अपना नेक्स्ट सेक्शन 323 CRPC 288 कमीशन का लौटाया जाना। तो कमीशन कैसे लौटाया जाएगा? धारा 319 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात वह उसके अधीन परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य सहित उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने की कमीशन जारी किया था, साक्षियों का अभिसाक्ष्य ले लिया। उसके पश्चात जिस न्यायालय ने कमीशन जारी किया था उसे लौटाया जाएगा, और वह कमीशन उसे संबंधित विवरणी और अभिसाक्ष्य सब उचित समय पर पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्राप्य होंगे, और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए किसी पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख का भाग होंगे। तो ऐसे दिए गए जो विवरण हैं वो पक्षकारों के निरीक्षण के लिए होंगे, पक्षकार उस पर निरीक्षण कर सकेंगे, और साथ ही न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए ऐसे पक्षकारों, ऐसे जो साक्ष्य हैं वो पक्षकारों के मामले में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख का भाग होंगे। अभिसाक्ष्य क्या होता है? जहाँ साक्षी ने जो साक्ष्य है वो शपथ पर दिया है, उसे अभिसाक्ष्य कहते हैं। आगे है क्लोज 2। यदि ऐसा कोई लिया गया अभिसाक्ष्य जो है, साक्षी ने स्वयं अपना साक्ष्य शपथ पर दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 27 के द्वारा विहित शर्तों को पूरा करता है, तो वह किसी अन्य न्यायालय के समक्ष भी किसी मामले में पश्चातवर्ती कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में लिया जा सकेगा। अगर कोई सब साक्ष्य ऐसा है जो कि ये भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 227 में जो शर्तें दी गई हैं उन सभी को पूरा करता है, तो ऐसे साक्ष्य का उपयोग इस कार्यवाही के अलावा किसी अन्य पश्चातवर्ती किसी अन्य कार्यवाही में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। आगे है सेक्शन 324 CRPC 289 कार्यवाही का स्थगन, एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। तो प्रत्येक मामले में जिसमें धारा 319 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय के लिए जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकेगी। तो अगर कोई जांच विचारण की कार्यवाही चल रही है तो ऐसी कार्यवाही उस समय तक स्थगित की जा सकेगी जब तक कि ऐसा कमीशन निष्पादित किया जा रहा है और उसके पश्चात कमीशन वापस लौट कर आ रहा है साक्षी के साथ, तब तक कार्यवाही स्थगित की जा सकेगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कार्यवाही का स्थगन कब तक रहता है। सेक्शन 325 CRPC सेक्शन 290 विदेशी कमीशनों का निष्पादन। तो विदेशी कमीशनों का निष्पादन कैसे होता है? जब धारा 321 की उपबंध 322 और धारा 323 के उतने विभाग के उपबंध जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित है, इसमें इसके पश्चात वर्णित किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए कमीशन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे 319 के संबंध में लागू किए गए कमीशनों को होते हैं। तो विदेशी कमीशन के जो उपबंध हैं वे भी 319 के उपबंधों के अनुसार ही लागू होंगे। अब इसमें क्या बता दिया कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट निम्नलिखित हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में जिस पर की संहिता का विस्तार नहीं है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जो केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। जहाँ संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ जिस न्यायालय और न्यायाधीश को केंद्र सरकार इस निमित्त विहित करे उसके द्वारा कमीशनों का, विदेशी कमीशनों को लिया जाएगा। और साथ में ही है कि भारत के बाहर के किसी देश या स्थान में जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला और उस देश या स्थान में प्रवर्त विधि के अधीन आपराधिक मामलों के संबंध में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने का प्राधिकार रखने वाला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट।
तो जिसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे केंद्र सरकार ने इस निमित्त प्राधिकृत कर रखा है। तो ये सभी क्या करेंगे, 321, 322, 323 के अधीन कमीशन का निष्पादन किए जाने और उसके लौटाए जाने से संबंधित जो कार्यवाही है वे सभी जिन न्यायाधीशों को बताया गया है केंद्र सरकार ने जिनको अधिसूचित किया है वे सभी न्यायाधीश उन कमीशनों का निष्पादन करेंगे। तो ये कमीशन का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ।